और देखिए हम बात करेंगे चौथे प्रश्न की। तो चौथा प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देखेंगे। क्या है प्रश्न कि प्राचीन भारत में शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? वर्तमान भारत में एक प्रभावशाली राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए किस सीमा तक इनका प्रयोग किया जा सकता है? या आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्राचीन कालीन शिक्षा की मुख्य विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए और आपकी सम्मति में यह शिक्षा आज के भारत में किस सीमा तक उपयोगी हो सकती है। यानी प्राचीन भारत में जो शिक्षा थी उसके बारे में आपको जो है लिखना है। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2006, 2008 में, और फिर 2017 में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब इस पर हम कैसे अपनी बातें रखेंगे, आइए समझते हैं। तो देखिए, प्राचीन भारतीय शिक्षा मनीषियों ने एक विशिष्ट शिक्षा पद्धति निर्मित की जो अनेक वर्षों के उपरांत भी अपनी प्राचीन संस्कृति और शिक्षा को जीवंत बनाए हुए। भारत की प्राचीन सभ्यताओं में वैदिक सभ्यता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, जिसके निर्माता आर्य थे। वेदों में हमें इस शिक्षा प्रणाली की पूरी जानकारी मिलती है। इस काल में शिक्षा पर ब्राह्मणों का आधिपत्य था, अतः वैदिक कालीन शिक्षा को ब्राह्मणीय शिक्षा की संज्ञा भी दी जाती है। डॉक्टर अल्तेकर के अनुसार वैदिक युग से लेकर अब तक भारतवासियों के लिए शिक्षा का अभिप्राय यह है कि यह प्रकाश का एक स्रोत तथा यह जीवन के विविध क्षेत्रों में हमारा मार्गदर्शन करती है। ठीक है, अब इसकी चर्चा हम करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, इसमें एक चीज़ कहा कि डॉक्टर F.E. केई ने लिखा है कि ब्राह्मण शिक्षकों ने जिस शिक्षा प्रणाली का विकास किया वह न केवल साम्राज्यों के पतन और समाज के परिवर्तनों से अप्रभावित रही, वरन उसने हजारों वर्षों तक उस शिक्षा को ज्योति को प्रज्वलित रखा। अब देखिए, प्राचीन भारत में शिक्षा की विशेषताएं क्या थी। प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जिनकी हम चर्चा यहाँ पे करेंगे। पहला उसका विशेषता था कि उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार क्या होता है? उपनयन का अर्थ है पास ले जाना। उपनयन का अर्थ है पास ले जाना। उपनयन का अर्थ है पास ले जाना। अतः इस संसार के लिए बालक को गुरु के पास ले जाया जाता था। उपनयन संस्कार की आयु ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य के लिए क्रमशः 8 वर्ष, 11 वर्ष और 12 वर्ष थी। उपनयन संस्कार के बाद ही शिक्षा का प्रारंभ होता था। छात्र ब्रह्मचर्य का व्रत लेता था तथा उपनयन संस्कार के बाद वह द्विज यानी ब्राह्मण कहलाता था। इस प्रकार छात्र एक कठोर जीवन में प्रवेश करता था। उपनयन संस्कार का उत्तरदायित्व वैदिक काल में इतना अधिक महत्व बढ़ा कि इसे मनुष्य का दूसरा जन्म माना जाने लगा और ब्राह्मणों के उपनयन संस्कार अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया। उपनयन के उपरांत ही ब्राह्मण बालक द्विज कहलाने का अधिकारी होता था। यानी उपनयन आपके बार बार आ रहा है तो उपनयन का आप मतलब समझिए। उपनयन का अर्थ है पास ले जाना, यानी कि गुरु के पास जो है बालक को ले जाया जाता था और जैसे ही बालक को लेकर जाते हैं वो जो है द्विज यानी ब्राह्मण कहलाता था। ठीक है, अब सेकेंड है इसका ब्रह्मचार्य। क्या था? तो ब्रह्मचारी रहने का व्रत लिया जाता था और इसके साथ ही उसके पालन पर पूरा जोर दिया जाता था। कर्मकांड व यजमान प्रथा क्या थी? तो ये था आपका कर्मकांड। यह प्रथा जो है कैसी थी? तो यह प्रथा इसी युग की देन है। अतः हवन, मंत्रों, ब्राह्म्य आडंबरों तथा दिखावे पर अधिक बल दिया जाता था। धर्म प्रधान होना। शिक्षा धर्म प्रधान थी। छात्रों की धार्मिक क्रियाओं संबंधी ज्ञान पर बल दिया जाता था। शिक्षण विधियाँ कैसी थी? पांचवा, इस युग में मौखिक कार्य के साथ साथ लिखने का कार्य भी किया जाता था, क्योंकि लिखने की कला का विकास हो गया था और लेखन कार्य के लिए विशेष अभ्यास कराया जाता था। लेकिन वैदिक शिक्षा पद्धति में क्या था? केवल मौखिक ही था, लिखित नहीं था और ज़्यादातर जो है रटंत विद्या थी, रटाया जाता था। लेखन कार्य के लिए विशेष अभ्यास कराया जाता था और प्रश्नोत्तर व वाद विवाद आदि शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता था। शंका समाधान पर भी बल दिया जाता था। पाठ्यक्रम क्या था? तो प्रमुख नियम व्याकरण, गणित, दर्शन, ज्योतिष, अर्थशास्त्र, कृषि, राजनीति आदि को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया था और शुद्ध उच्चारण, स्वर, व्यंजन, रस, छंद व अलकार आदि के शुद्ध अभ्यास पर बल दिया जाता था। सातवां है व्यक्तिवाद। क्या था?
व्यक्तिवाद कैसा था? तो व्यक्तिवाद में ब्राह्मण युग में व्यक्तिवाद पर अधिक बल दिया गया। छात्रों के व्यक्तिगत विकास पर ध्यान दिया जाता था। शिक्षण संस्थाएं के बारे में हम देखें यहाँ पे, तो शिक्षण संस्थाएं ब्राह्मणीय शिक्षा के प्रमुख संस्थान तक्षशिला, मिथिला, काशी आदि थे। ठीक है। गुरु शिष्य संबंध कैसा था यहाँ पर? तो गुरु शिष्य के संबंध अधिक निकट थे। पिता पुत्र के समान दोनों में स्नेह रहता था तथा वे परिवार के एक सदस्य की भांति रहते थे। छात्र गुरु की तन मन धन से सेवा करता था और साथ ही गुरु भी ज्ञान ज्योति के द्वारा छात्र का मार्गदर्शन निस्वार्थ भाव से करता था। ठीक है। 10वां क्या था? ये था आपका समावर्तन। समावर्तन क्या है कि उस समय शिक्षा की समाप्ति पर विद्या समाप्ति उपदेश यानी कन्वेकेशन एड्रेस दिया जाता था और वह वर्तमान दीक्षांत समारोह के अनुरूप था। गुरु शिष्य को सत्यम वद धर्मम चर स्वाधन्यम प्रमदितव्यम का उपदेश देता था। छात्र विद्या का व्रत लेता था। इसके बाद गुरु आशीर्वाद देता था। साथ ही शिष्य द्वारा गुरु को दक्षिणा भी दी जाती थी। भिक्षावृत्ति कैसी थी? तो भिक्षा का अर्थ विनम्रता से है। छात्र कुसा, मेखला, मृगछाला, दंड कमल व लंबे केस रखते थे और गुरु की सेवा में पूर्ण रूप से लीन रहते थे। भिक्षा मांगने का मुख्य उद्देश्य अहंकार को समाप्त करना था। 12 नंबर क्या है कि स्त्रियों व शूद्रों को शिक्षा निषिद्ध थी। तो इस युग में नारियों व शूद्रों की शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान नहीं था। शिक्षा का उच्च कुल के लोगों तक ही सीमित था। अब इसमें हम देखेंगे कि भारत में जो वर्तमान भारत में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए ग्रहणी तत्व क्या क्या थे। ठीक है। अब इसमें हमारे देश की वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव का पत्थर है। वैदिक शिक्षा प्रणाली के बाद हमारे देश में क्रमशः बौद्ध शिक्षा प्रणाली, मुस्लिम शिक्षा प्रणाली और अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का विकास भी हुआ, परंतु वैदिक शिक्षा प्रणाली प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निरंतर चलती रही और आज भी चल रही है। आज भी देश भर में वैदिक शिक्षा प्रणाली पर आधारित धार्मिक शिक्षा केंद्र, गुरुकुल व संस्कृत विद्यालय चल रहे हैं। इनका स्वरूप वैदिक कालीन ऋषि आश्रमों और गुरुकुलों से काफ़ी भिन्न है, परंतु मूल आधार अभी भी वही है। आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली के विकास में उसका योगदान निम्नलिखित रूपों में है। पहला क्या है? पहला कैसे जो है, तो पहला है आपका शिक्षा में राज्य और समाज की भागीदारी का शुभारंभ। शिक्षा में राज्य और समाज की भागीदारी का शुभारंभ कैसा था? तो वैदिक काल में शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का उत्तरदायित्व तो नहीं था, परंतु उस काल में गुरुजन राजा यानी राज्य और प्रजा यानी धनी वर्ग दोनों की शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए प्रेरित करते थे। परिणाम स्वरूप उस काल में राजा और समाज के धनी लोग गुरुकुलों को खुले हाथों से दान देते थे। आज स्थिति यह है कि हमारे देश में शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का उत्तरदायित्व हो गया है, परंतु बिना समाज के सहयोग के राज्य अपने इस उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं कर पा रहा है और हमारे देश में शिक्षा की व्यवस्था में राज्य और समाज की इस भागीदारी का शुभारंभ वैदिक काल में ही हो गया था। दूसरा है आपका शिक्षा को विभिन्न स्तरों में विभाजित करने का शुभारंभ। वैदिक काल में शिक्षा का संगठन केवल 2 स्तरों में किया गया था, प्राथमिक एवं उच्च, परंतु शिक्षा को विभिन्न स्तरों में विभाजित करने की नींव उस काल में ही रख दी गई थी। उसी नींव के आधार पर और मनोविज्ञान के ज्ञान के आधार पर आज शिक्षा को विभिन्न स्तरों शिशु शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा आदि में विभाजित किया गया है। शिक्षा का संकुचित एवं व्यापक अर्थ क्या है? तो जो शिक्षा का संकुचित एवं व्यापक अर्थ है वो है आपका कि वैदिक काल में शिक्षा शब्द का प्रयोग संकुचित और व्यापक दोनों अर्थों में किया जाता था। आज भी इसका प्रयोग दोनों अर्थों में किया जाता है और अंतर केवल इतना है कि तब शिक्षा ज्ञान एवं कौशल पर्याय मानी जाती थी और अब शिक्षा ज्ञान एवं कौशल प्राप्त करने की प्रक्रिया मानी जाती है। ठीक है। चौथा आपका शिक्षा के सार्वभौमिक एवं सर्वकालिक उद्देश्यों का निर्माण। ये क्या है? तो ये है वैदिक काल में शिक्षा के उद्देश्य अति व्यापक थे। उस समय शिक्षा द्वारा मनुष्य का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक एवं चारित्रिक, व्यावसायिक और आध्यात्मिक विकास किया जाता था। ये शिक्षा के सार्वभौमिक एवं सर्वकालिक उद्देश्य हैं।
आज भी ये हमारे देश की शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य हैं। समय की मांग के अनुसार हमने इनमें केवल 2 उद्देश्य और जोड़े हैं, जो राष्ट्रीय एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय अवबोध का विकास और राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति। इस प्रकार आधुनिक भारतीय शिक्षा के उद्देश्य भी मूल रूप से वैदिक कालीन शिक्षा का ही देन है। बात करें हम 5वें की, तो 5वां आपका विस्तृत पाठ्य चर्चा और विशिष्टीकरण का शुभारंभ। वैदिक काल में शिक्षा की पाठ्यचर्या अति विस्तृत थी। उसमें उस समय तक विकसित समस्त ज्ञान एवं कौशल संगठित था। उसी आधार पर हमने अपनी आज की भारतीय शिक्षा में आज तक विकसित समस्त ज्ञान, विज्ञान और कला, कौशल एवं तकनीकी को स्थान दिया है। अंतर केवल इतना हुआ है कि तब भाषा, साहित्य, धर्म और नीति शास्त्र के अध्ययन का पर अधिक बल दिया जाता था और आज भाषा, गणित, विज्ञान एवं तकनीकी के अध्ययन पर अधिक बल दिया जाता है। तो ये इसका डिटेल्स था। ठीक है, 6वें 7वें की बात कर ले हम, तो देखिए और भी आपके जो है इसके थे शिक्षण की उत्तम विधियों का निर्माण कैसे हुआ। तो विश्व भर में अन्य मानव जातियों में शिक्षा की शुरुआत होने से पूर्व ही हमारे देश में, भारत में शिक्षण की अनेक उत्तम विधियों, अनुकरण, व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, विचार विमर्श, तर्क, नाटक और कहानी का विकास हो चुका था। श्रवण, मनन और निधिध्यासन विधि का विकास हो चुका था और शिक्षण को रोचक और प्रभावी बनाने पर बल दिया जाता था। अतः आज मनोविज्ञान के ज्ञान और विज्ञान एवं तकनीक के आविष्कारों के आधार पर हमने अनेक अन्य उत्तम शिक्षण विधियों का विकास किया है, परंतु यदि गहन अध्ययन करें तो पाएंगे कि इसका उपदेश वैदिक कालीन गुरुओं ने ही दिया था। 7वां है अनुशासन के सही संप्रत्यय का विकास। तो प्रारंभिक वैदिक काल में अनुशासन से तात्पर्य शारीरिक, मानसिक और आत्मिक संयम से लिया जाता था और उत्तर वैदिक काल में गुरुओं के आदेशों और गुरुकुलों के नियमों के पालन से लिया जाता था। आज हम वैदिक कालीन अनुशासन के इस संप्रत्यय को 2 भागों में विभाजित करते हैं। ब्राह्म्य अनुशासन यानी नैतिक नियमानुसार आचरण और आंतरिक अनुशासन यानी नैतिक नियमों के लिए स्वीकृति और तदनुकूल आचरण की आंतरिक प्रेरणा। इस बीच संसार में अनुशासन संबंधी अनेक धारणाएं विकसित हुई हैं, परंतु हमारे देश में शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन के आंतरिक और ब्राह्म्य दोनों पक्षों को समान महत्व दिया जाता है और यह हमारी आधुनिक भारतीय शिक्षा को वैदिक कालीन शिक्षा की विशेष देन है। 8वां है आपके सामने कि शिक्षक एवं शिक्षार्थियों के बीच मधुर संबंधों की सुदृढ़ नींव। वैदिक काल में शिक्षक अति ज्ञानी एवं अति संयमी होते थे और शिक्षार्थी जिज्ञासु, श्रद्धालु, विनम्र और अति संयमी होते थे। उस समय उनके बीच अति मधुर संबंध थे। ऊपर से प्रेम बरसता था और नीचे से श्रद्धा उमड़ती थी। वैदिक काल में गुरु शिष्यों के बीच इन मधुर संबंधों की नींव इतनी सुदृढ़ रूप से रखी गई थी कि संसार में लाख परिवर्तन होने के बाद भी हमारे देश में अन्य देशों की तुलना में आज भी शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच अपेक्षाकृत बहुत अच्छे संबंध है और काश आज के शिक्षक और शिक्षार्थी वैदिक कालीन शिक्षक एवं शिक्षार्थियों की भांति एक दूसरे के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाए तो शिक्षा क्षेत्र की समस्त समस्याएं तुरंत हल हो जाएंगी। ठीक है, 9 नंबर की बात करें। 9 नंबर आपके सामने है कि विभिन्न प्रकार की शिक्षा के लिए विशेष शिक्षण संस्थाओं का निर्माण। वैदिक काल में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था परिवारों और उच्च शिक्षा की व्यवस्था गुरुकुलों में होती थी और आज भिन्न भिन्न स्तरों का शिक्षा की व्यवस्था विशेष प्रकार के विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय में होती है। परंतु वास्तविकता यह है कि इसकी नींव भी वैदिक काल में ही रख दी गई थी और उस काल में भिन्न भिन्न प्रकार की उच्च शिक्षा के लिए विशेष प्रकार के गुरुकुलों की व्यवस्था थी। उसी के आधार पर आज भिन्न भिन्न आयु वर्ग और विशेष पाठ्यक्रम के आधार पर विशेष प्रकार के विद्यालय की स्थापना की जाती है। यदि हम आज के विद्यालयों को वैदिक कालीन गुरुकुलों की भांति प्रदूषण रहित स्थानों पर स्थापित करके उनमें उच्च परिपाटी का निर्माण करें और उनमें संस्कार प्रधान क्रियाओं को स्थान दें तो निश्चित रूप से हम पुनः संस्कार प्रधान शिक्षा की पुनर्स्थापना कर सकेंगे। ठीक है, अब ये 10वां क्या है, जन शिक्षा के महत्व की स्वीकृति। जन शिक्षा के महत्व की स्वीकृति कैसी थी? तो वैदिक काल में जन शिक्षा का जो संप्रत्यय विकसित नहीं हुआ था, परंतु शिक्षा को ज्ञान और ज्ञान को तीसरा नेत्र मानकर उस समय शिक्षा के महत्व को स्वीकार अवश्य किया गया था। शिक्षा के इस महत्व के कारण ही
आधुनिक युग में जन शिक्षा का संप्रत्यय विकसित हुआ। प्रारंभिक वैदिक काल में शिक्षा का अधिकार सबको प्राप्त था, परंतु शिक्षा सर्वसुलभ नहीं थी। उत्तर वैदिक काल में शूद्रों को तो उच्च शिक्षा के अधिकार से वंचित ही कर दिया गया था, और ये सब तथ्य ऐसे हैं जो जन शिक्षा विरोधी हैं। परंतु दूसरी ओर यह बात भी सत्य है कि ये बंधन गुरुकुलीय शिक्षा में ही था। परिवारों में तो सब ही किसी प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था कर सकते थे। 11 नंबर है स्त्री पुरुषों की समान शिक्षा। स्त्री पुरुषों की समान शिक्षा थी। तो वैदिक काल में स्त्री पुरुषों की शिक्षा में किसी प्रकार का भेद नहीं किया जाता था, परंतु उस समय स्त्रियों को शिक्षा प्रदान प्राप्त करने की समान सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। आधुनिक काल में पुनः स्त्री पुरुषों की शिक्षा में किसी प्रकार का भेद नहीं किया जाता है। स्त्रियों की को पुरुषों की भांति किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार प्राप्त हैं। विशेष बात तो यह है कि अब समान अधिकार के साथ साथ समान अवसर भी सुलभ कराए जा रहे हैं, पर इस सब की नींव तो वैदिक काल में ही रख दी गई थी। इसके लिए हमें वैदिक कालीन ऋषियों एवं गुरुओं का ऋणी होना चाहिए। 12 नंबर है व्यावसायिक शिक्षा का शुभारंभ। व्यावसायिक शिक्षा का शुभारंभ क्या है? तो वैदिक काल में आज की व्यावसायिक शिक्षा को कर्म शिक्षा कहा जाता था। प्रारंभिक वैदिक काल में यह शिक्षा छात्रों की योग्यता और क्षमता के आधार पर दी जाती थी, और उत्तर वैदिक काल में छात्रों के वर्ण के आधार पर दी जाती थी। आज संसार के अधिकतर देशों में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है, और आज सभी मनुष्यों को अपनी योग्यता एवं क्षमता अनुसार किसी भी प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है, और ऐसा ही प्रारंभिक वैदिक काल में भी था। यह देन भी वैदिक कालीन शिक्षा की ही है। ठीक है। 13 नंबर बात करें तो 13 नंबर आपके सामने है कि धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा पर बल दिया जाता था। वैदिक काल में शिक्षा धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा पर सर्वाधिक बल दिया जाता था, परंतु आधुनिक युग में धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा के अभाव में हमारा नैतिक एवं चारित्रिक पतन हुआ है, और इसी कारण से आज देश में पुनः धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। इस क्षेत्र में भी हम मूल रूप से वैदिक शिक्षा प्रणाली के ऋणी हैं, और धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा को अनिवार्य रूप से देने की शुरुआत संसार में सर्वप्रथम वैदिक काल में ही हो गई थी। 14 नंबर है आपके सामने कि कटु अनुभव से सीख। हमने वैदिक कालीन शिक्षा की कमियों से सीखा है कि वैदिक शिक्षा प्रणाली के आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली के विकास में योगदान को मानते भी हैं, और वैदिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षा राज्य के नियंत्रण में नहीं थी। ठीक है। इसका परिणाम था इस देश में जन शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो सकी। वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में धार्मिक व नैतिक विकास पर सर्वाधिक बल दिया जाता था। परिणामतः हमारा देश भौतिक दौड़ में पिछड़ गया। वैदिक काल की शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का माध्यम विशुद्ध संस्कृत भाषा था, जिसके कारण सामान्य परिवारों के बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके, और वैदिक काल में बालिकाओं के लिए अलग से गुरुकुल नहीं थे। परिणामतः उस समय स्त्रियां समान रूप से शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकी, और कुल मिलाकर वैदिक शिक्षा प्रणाली आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली की नींव का पत्थर है। उसी के आधार पर आधुनिक शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ। ठीक है। तो ये थे इस प्रश्न का डिटेल्स। हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन लाएंगे 5वां, ये नेक्स्ट वीडियो में होगा। एक क्वेश्चन एक में, क्योंकि ये बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, इसलिए हम जो एक एक क्वेश्चन एक एक वीडियो में लेकर आ रहे हैं, आपके लिए आसान होगा। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आइए नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।